नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे इंडिया ब्लॉक में मचे घमासान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। राजनीति हो या जिंदगी, लेन देन का सिद्धांत दोनों ही जगहों पर एक जैसा लागू होता है, यानी जितना आप ले रहे हैं उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी ये है कि वो लेना तो जानती है, देना उसने नहीं सीखा है और यही कारण है कि सहयोगी दलों के साथ उसकी जो जंग है वो चलती रहती है। जहाँ पे कांग्रेस हारती है वैसे ही जो सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो उस पर हावी हो जाते हैं और वो अपनी बात कहने लगते हैं, क्योंकि जब तक कांग्रेस जीत रही होती है, मजबूत होती है, तब तक क्षेत्रीय दलों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कांग्रेस के मुकाबले कुछ कह सके। खासकर जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें डबल हुई, 99 सीटें हुई और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, उसके बाद विपक्षी दलों को लगा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है और क्षेत्रीय दलों को भी शेल्टर दे सकती है, उनको भी संरक्षण दे सकती है। लेकिन जैसे ही अगला चुनाव आया, कांग्रेस की जो हालत थी वो सामने हो गई और फिर एक बार जो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी थे वो अपने अपने हिसाब से ताकत का आकलन करने लगे और फिर उनको लगा कि कांग्रेस सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चलती, लिहाजा उसे हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये कोई पहली बात नहीं है, लेन देन में कांग्रेस सदा से ही कमज़ोर रही है और वो लेना जानती है, देना नहीं जानती। अगर लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव थे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि चूँकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वो, तो मध्य प्रदेश में उसे भी बराबर की सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उसे वहां एक भी सीट देने के लिए हामी नहीं भरी। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ गईं। हालांकि बाद में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इन दूरियों को कम किया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन जो मध्य प्रदेश के नेता थे कांग्रेस के, कमलनाथ, जब उनसे पूछा गया था उस समय कि अखिलेश यादव चाहते हैं चुनाव लड़ना, तो उन्होंने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, और ये बात समाजवादी पार्टी को चुभ गई थी। लेकिन जब कांग्रेस को ज़रूरत हुई तो ये बात समझ में आती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देना चाहिए था तो वहाँ उसने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से उसे लेना था तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया और उसी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नतीजा था कि कांग्रेस जहाँ 2 सीटों की उम्मीद नहीं कर रही थी, वहां उसे लोकसभा में 6 सीटें मिल गई। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद ये उम्मीद हो रही थी कि कांग्रेस अब सहयोगी दलों के साथ एक अलग रवैया रखेगी और लेन देन को बराबर रखेगी। जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आए, कांग्रेस का वो जो रूप था वो सामने आ गया। इंडिया ब्लॉक की एक और सहयोगी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना उचित नहीं समझा। इसलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी हरियाणा में तो चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो भी हरियाणा में चुनाव लड़े और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़े। हरियाणा में उसने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि वोट बट न जाएं, इस कारण वो चुनाव वहां नहीं लड़ेगी। आज भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को ना तो हरियाणा में कोई जगह दी और ना ही जम्मू कश्मीर में उसका तालमेल हुआ। जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ताकतवर पार्टी है, लिहाजा जो ताकतवर है, जो देने की स्थिति में है, उससे गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद भी कांग्रेस को कुल 6 सीटें मिली
29 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और जिनमें से उसे 6 सीटों पर ही विजय हासिल हुई। समाजवादी पार्टी अपना जनाधार राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ाना चाहती है। उसे लगता है कि अगर कई राज्यों में उसके मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे में वो चाहती थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को कहीं भी गठबंधन के लायक नहीं समझा और उन्होंने गठबंधन नहीं किया। आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी तो खैर जम्मू कश्मीर में कोई भी विधायक जिताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का डोडा में एक विधायक जीत गया। इससे ये साफ है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों का सिर्फ उतना ही ख्याल रखती है जितना उससे लेना होता है। जहाँ पे उसे लगता है कि अब देना है, वहाँ पे वो सहयोगी पार्टियों की कोई कद्र नहीं करती। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन कर सकती थी तो उसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने में क्या दिक्कत थी। उसे दिक्कत ये थी कि ये दोनों ही पार्टियां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा जनाधार नहीं रखती। कांग्रेस को ये लग रहा था कि इन दोनों पार्टियों को जो भी सीटें दी जाएंगी वो एक बोझ बन जाएंगी, कांग्रेस की राह में रोड़ा अटकेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 1.68% वोट हासिल किए और कांग्रेस को 40% वोट मिले। इतने ही वोट पाकर कांग्रेस जहां हारी, उतने ही वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली। अब ये सभी को समझ आ रहा है कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन कर लिया होता, दोनों दल एक साथ चुनाव लड़े होते, तो हरियाणा में जो तस्वीर है वो कुछ दूसरी होती। लेकिन ये बात तब समझ में आई जब हरियाणा चुनाव बीत गए, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस के डीएनए में है कि वो कभी भी छोटे दलों को भाव नहीं देती। आज जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हालत हुई है तो उसके सारे जो विरोधी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल हों, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे हों या तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी हों, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सभी एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। उसका मानना है कि अगर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने सहयोगी दलों के साथ एक तारतम्य बनाया होता, तालमेल किया होता, तो शायद इन दोनों ही राज्यों की तस्वीर कुछ दूसरी होती। कांग्रेस जिन राज्यों में खुद कमज़ोर होती है वहाँ वो क्षेत्रीय दलों के सहारे होती है, लेकिन जहाँ उसे लगता है कि वो ताकतवर है और उससे दूसरे दलों को कुछ मिलने वाला है, वहाँ वो सहयोगी दलों के साथ तालमेल करने से खुद को अलग कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस लेना तो जानती है लेकिन देना नहीं जानती। राजनीति हो या जिंदगी, अगर लेन देन के बीच में एक बराबरी का अनुपात नहीं होता है तो सफलता नहीं मिलती है, रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। कांग्रेस को ये बात समझने में देर लगेगी, क्योंकि जब से इंडिया ब्लॉक बना है कांग्रेस लगातार इस फिराक में रहती है कि वो क्षेत्रीय दलों को सिर्फ उन राज्यों तक ही सीमित रखे जहां पर कि उनकी संख्या ज़्यादा है। जहां उसे लगता है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के मुकाबले सहयोग पाकर बड़े हो जाएंगे, उनका जनाधार बढ़ जाएगा, वहां उन दलों को हाशिए पर ढकेल देती है और उन दलों के साथ कोई तालमेल नहीं करती है। धीरे धीरे ये बात क्षेत्रीय दलों की समझ में आ रही है और इसी कारण जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम सामने आए, इंडिया ब्लॉक में एक तरीके से असंतोष फैल गया और सारे दल एकजुट होकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए। वो भले ही राहुल गांधी के खिलाफ अभी खुलकर न बोल रहे हों, लेकिन जिस तरीके की उनकी भाषा है, जिस तरीके के उनके बयान हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हाईकमान है, जो उनके फैसले लेता है, उससे वो खुश नहीं है। और इस कारण जैसे ही इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में वो 6 सीटें घोषित की, जिनमें से 2 पर कांग्रेस अपने टिकट चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने बता दिया है कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उसे कुछ नहीं देगी
तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी उनको कुछ देने वाली नहीं है। देखना है कि आगे जो तोल मोल की राजनीति है वो क्या गुल खिलाती है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देती है या नहीं देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सबसे खास वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक। समाजवादी पार्टी भी उसी वोट बैंक के सहारे है और कांग्रेस भी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आए। मुस्लिम और दलित ये वोट बैंक कांग्रेस का बेस है। कांग्रेस उसे वापस लाना चाहती है और उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी है। ऐसे में क्या दोनों दल एक साथ मिलकर चल पाएंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।